वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और नागरिक शास्त्र, कक्षा 8वीं। कक्षा 6ठी में हमने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 7वीं में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 8वीं में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते समय हम जिस कालखंड से गुजर रहे हैं वह कालखंड शुरू होता है 16वीं शताब्दी के बाद का। और उसी कड़ी में हम आज पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि भारत को किस तरह अपने विभाजन की शर्त पर स्वतंत्रता मिली थी। इसके बाद क्या हुआ, इन सब घटनाओं को हम जानेंगे इस पाठ में। पाठ 13, स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। इस पाठ में जिन मुद्दों पर हम विचार करेंगे वे हैं भारत में रियासतों का विलय, जूनागढ़ का विलय, हैदराबाद मुक्ति संग्राम, हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा का योगदान, कश्मीर समस्या, फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय और गोवा मुक्ति संघर्ष। और यहां पर हम जिस मानचित्र को देख रहे हैं यह मानचित्र है भारत का बिफोर 1947, प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया। यह उस समय का मानचित्र है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि भारत को अपने विभाजन की शर्तों पर आजादी मिली थी। तो विभाजन के पहले का भारत यह है। इसके बाद भारत का विभाजन किस तरह से हुआ, किस तरह से भारत के अलग अलग प्रांत कहां शामिल हुए, भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। सदियों की पराधीनता से हमें मुक्ति मिली। फिर भी आजादी का यह आनंद जो था, यह खुशी जो थी, यह पूरी खुशी नहीं थी। कुछ सुख दुख के साथ हमने इस आजादी को स्वीकार किया था। स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। भारत के कुछ क्षेत्रों और हिस्सों पर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों की सत्ता बनी हुई थी। उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी नहीं थी। हम ये देख रहे हैं भारत का मानचित्र। इसमें हम जो हिस्से हम पीले रंग से देख रहे हैं वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य है
जो हम नीले रंग का हिस्सा देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये भारतीय रियासतों का हिस्सा है, ये भारतीय रियासतें हैं। और इसी मानचित्र में हम ये जो थोड़ा सा एक यहां देख रहे हैं, ये भारत के वह क्षेत्र जहां पर पुर्तगालियों की सत्ता थी। तो इस तरह से पुर्तगाली और फ्रांसीसी अभी तक भारत से पूरी तरह गए नहीं थे, लेकिन भारत ने दृढ़तापूर्वक ये समस्याएं अपनी हल की। भारत में अनेक रियासतें, राजे रजवाड़े थे, उन्हें भारत में सम्मिलित होने अथवा स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को स्वतंत्रता दी तो इन रियासतों को यह अधिकार दिया कि आप चाहें तो भारत में सम्मिलित हो सकते हैं, या यदि आपकी इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। परिणामतः एकीकृत भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वप्न अधूरा रह गया था। अखंड भारतवर्ष का, एक भारत का जो राष्ट्रीय कांग्रेस का सपना था वो पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया था। स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति, हमने इसके पहले भी पढ़ा कि भारत में अनेक रियासतें थी। तो रियासत हम किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश भारत में जो रियासतें थी वो ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित भारत में नाम मात्र के स्वायत्त राज्य थे। अब हम कहते हैं कि एक तरफ भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था और एक तरफ हम कहते हैं कि यहाँ पे कुछ स्वायत्त राज्य भी थे। दोनों एक साथ में कैसे संभव है? तो बच्चों, जो ये स्वायत्त राज्य थे इन्हें हम आम भाषा में रियासत या रजवाड़ा कहते हैं, या बहुत व्यापक अर्थ में देखें तो इसे हम देशी रियासत भी कहते थे। ये क्या थी ये देशी रियासतें? एक्चुअली ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ये रियासतें सीधे सीधे शासित नहीं थी, यानी इन पर डायरेक्टली तो ब्रिटिश साम्राज्य का शासन नहीं था, इनके अपने ही शासक थे। ये भारतीय शासकों द्वारा ही शासित थी, इनके अपने ही राजा थे। लेकिन इन राजाओं पर परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, ब्रिटिश शासन का ही नियंत्रण था। 1947 ईस्वी के पहले का हम भारत यहां देख रहे हैं। इस भारत में अनेक रियासतें थी। अब इन रियासतों का विलय भारत में कैसे हुआ? सन 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 600 से अधिक रियासतें थी। यहां पर हम देख रहे हैं, तो ये गुलाबी रंग का जो हिस्सा है ये रियासतें हैं, और जो ये हम पीले रंग से देख रहे हैं ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्षेत्र थे। अब जब भारत स्वतंत्र हो गया और ब्रिटिश सरकार ने इनको ये रियासतों को अधिकार दिया कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो और चाहे तो स्वतंत्र रहें। असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप रियासतों में राजनीतिक जागृति शुरू हो चुकी थी। प्रजामंडल, प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता का समूह। रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना होने लगी थी। आजादी के पहले की बात है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय वहां स्वतंत्र स्वायत्त राज्य था, स्वायत्त शासन था, लेकिन उन रियासतों में भी जन जागृति शुरू होने लगी थी, क्योंकि उन रियासत के जो शासक थे वो जानते थे कि हम नाम मात्र को स्वतंत्र हैं और इनडायरेक्टली तो सारे नियम कानून हम ब्रिटिश साम्राज्य के ही मान रहे हैं। तो इन रियासतों में जन जागृति शुरू हो गई थी और यहां पर प्रजामंडलों की स्थापना भी शुरू हो चुकी थी। विभिन्न रियासतों की प्रजा के हितों और उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराने के लिए कार्य कराने वाले जन संगठन बने और इन्हीं जन संगठनों को हम प्रजामंडल कहते थे। प्रजामंडल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। 1927 ईस्वी में ऐसे प्रजामंडलों को मिलाकर एक अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई थी। फलस्वरूप रियासतों में प्रारंभ हो चुके आंदोलन को प्रेरणा मिली। ये विभिन्न प्रजामंडलों के समूह हैं, अलग अलग राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी।
भारत स्वतंत्र होने के पश्चात इन रियासतों के विलयीकरण की समस्या हल करने का दायित्व भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत ही शिद्दत से निभाया। यह हम देख रहे हैं स्वतंत्र भारत का मानचित्र और इसमें ये जो हमें हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये जो थी रियासतें थी भारत की और इन रियासतों ने अभी तक भारत में अपना विलय स्वीकार नहीं किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर रियासत के शासक से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनके साथ मीटिंग की, सभाएं की। ये है कश्मीर के राजा हरि सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 1948 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर महाराजा जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह के साथ एक सभा की। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण जो एक रियासत है वो है हैदराबाद की रियासत। हम देख रहे हैं ये है हैदराबाद की रियासत। यहां की सालाना इनकम थी 26 करोड़ रुपए। वन ऑफ द रिचेस्ट प्रिंसली स्टेट, भारत की सबसे अधिक धनी और समृद्ध रियासत थी ये। यहाँ के जो शासक थे निजाम, वह उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। तो इस रियासत ने भी भारत में अपना विलय स्वीकार नहीं किया था। यह अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर हैदराबाद। तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इन रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतें भारत में विलीन हो गईं। हम देख रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर की रियासत, यहाँ पर है जूनागढ़ की रियासत और ये हैदराबाद की रियासत। ये जो 3 रियासतें थी यही सिर्फ भारत में शामिल नहीं हुई थी, बाकी सभी रियासतें भारत में विलीन हो चुकी थी। हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और जम्मू कश्मीर की रियासत। जूनागढ़ का विलय, यह है भारत देश और यह भारत का गुजरात और गुजरात का एक हिस्सा सौराष्ट्र और सौराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत जूनागढ़ रियासत। ये गुजरात का ये यहाँ सौराष्ट्र और सौराष्ट्र की रियासत जूनागढ़। 1948 फरवरी ईस्वी में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहां के जो नवाब थे, जूनागढ़ के नवाब, वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, लेकिन जूनागढ़ की जनता जी ने इसका कड़ा विरोध किया। जूनागढ़ की जनता भारत के साथ रहना चाहती थी और तब नवाब को लगा कि जब जनता मेरे साथ नहीं है तो नवाब ने भारत से पलायन किया, वह पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ की रियासत का भारत में विलय हो गया। हैदराबाद मुक्ति संग्राम। इसके बाद भारत की जो सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद की रियासत, ये हम देख रहे हैं हैदराबाद की रियासत, सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में सबसे समृद्ध रियासत और यहाँ के जो निजाम थे वो दुनिया के सबसे अधिक धनी और समृद्ध लोगों में गिने जाते थे। हैदराबाद रियासत, हैदराबाद भारत में सबसे बड़ी रियासत थी। इसमें तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषी प्रांत थे। यदि वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो हैदराबाद रियासत थी इसमें कौन कौन से हिस्से थे, तो वर्तमान समय के आंध्र प्रदेश, ये जो हम हिस्सा देख रहे हैं आंध्र प्रदेश का, इसके बाद उत्तरी कर्नाटक, ये कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा, तेलंगाना, ये तेलंगाना जो राज्य है आज का, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका था इसमें, ये छत्तीसगढ़ राज्य हम देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र था और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा विभाग, ये सब क्षेत्र मिलाकर हैदराबाद की रियासत का क्षेत्र बनता था। तो इसमें
तेलुगु भाषी लोग, कन्नड़ भाषी लोग और मराठी भाषी लोग इसमें ज्यादा थे। इसमें हैदराबाद का निजाम, दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक निजाम, वो चाहते थे एक अलग देश, क्योंकि वो जानते थे मैं सबसे समृद्ध हूं, सबसे अमीर हूं, मेरे पास साधन संपत्ति है, मेरे पास जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है, इलाका मेरा बहुत बड़ा है, तो मैं भारत में शामिल नहीं रहूंगा, मैं अपनी स्वतंत्र सत्ता बना के रखूंगा और अपना अलग देश बनाऊंगा। वो भारत में विलय स्वीकार नहीं कर रहे थे। यहां पर हम देख रहे हैं हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत की जो जनता थी वह भारत में शामिल होना चाहती थी। वहां की जनता ने तेलंगाना क्षेत्र में आंध्र परिषद, मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक परिषद की स्थापना की। स्वामी रामानंद तीर्थ, उन्होंने 1938 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। स्वामी रामानंद तीर्थ ये आर्य समाजी थे, राष्ट्रीय एकता की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी और इन्होंने इसीलिए हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन निजाम ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया। निजाम को यह मंजूर नहीं था और उसने इस संगठन पर रोक लगा दी। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को मान्यता दिलवाने और लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संग्राम शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई और इस संग्राम का नेतृत्व जुझारू सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया। उन्हें नारायण रेड्डी, सिराज उल हसन तिर्मिजी का सहयोग प्राप्त हुआ। पीवी नरसिंह राव और गोविंद भाई श्रॉफ, उनका भी भरपूर सहयोग मिला। ये लोग स्वामी जी के निष्ठावान अनुयायी भी थे और कालांतर में पीवी नरसिंह राव जी भारत के बाद में हमने देखा है कि भारत में वो भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। जुलाई 1947 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया जाए। जो 1938 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस बनी थी, उस कांग्रेस ने यह प्रस्ताव दे दिया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो जाएगा। लेकिन निजाम ने भारत विरोधी नीति अपनाई। उसने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में विलीन करने की दृष्टि से चोरी छुपे कई गतिविधियां प्रारंभ की। भारत और भारत की हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत के निजाम का सहयोगी था कासिम रिजवी। और जैसा कि हमने देखा अभी कि निजाम नहीं चाहते थे अपनी रियासत का भारत में विलय करना। वे या तो स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहते थे अथवा पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे और कासिम रिजवी ने इसमें उनका भरपूर सहयोग दिया। रियासत की जो जनता थी वो हिंदू बहुल जनता थी और उनकी मांग थी कि हम भारत में शामिल रहेंगे। तो उनकी इस मांग को दबाने के लिए कासिम रिजवी ने रजाकार नाम का संगठन स्थापित किया। रजाकार एक ये संगठन क्या था, एक एक्चुअली एक प्राइवेट सेना थी, एक निजी सेना थी जिसमें जो लोग कम से कम 2 लाख लोग उस समय वहां शामिल हुए थे, जो अप्रशिक्षित सैनिक थे, बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं थे। वो आनंद फानंद में ये संस्था बनाई गई थी और ये संस्था इसलिए बनाई गई ताकि हम यहाँ की जनता का जो स्वर उठ रहा है उसको दबाया जा सके, जनता को दबाया जा सके और इसलिए बड़ी मात्रा में लोग इसमें शामिल हुए और इस संगठन को नाम दिया गया रजाकार। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि हैदराबाद स्टेट को स्वतंत्र रखा जाए, भारत में इसका विलय जो रोका जाए। कासिम रिजवी और उसके साथियों ने न केवल हिंदुओं पर बल्कि लोकतांत्रिक आंदोलन का समर्थन करने वाले मुस्लिमों पर भी अत्याचार किया। रजाकार के मुकाबले में स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में तेलंगाना के लोगों के साथ मिलकर आंध्र हिंदू महासभा का गठन किया गया और भारत के साथ राज्य के एकीकरण की मांग की। रजाकार संगठन के मुकाबले में यानी उनके विरोध में ही आंध्र हिंदू महासभा का गठन हुआ था।
रजाकार के लोग चाहते थे कि हम पाकिस्तान में विलीन हो जाएं या हम स्वतंत्र रहें। और चूंकि हैदराबाद की जनता जो थी वो हिंदू बहुल जनता थी, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहती थी और वो भारत में विलीन होना चाहती थी। और इसी के लिए आंध्र हिंदू महासभा का संगठन किया गया और उन्होंने मांग की कि हमें भारत के साथ मिलना है। इस तरह से रजाकार संगठन जो था वो भारत के साथ नहीं मिलना है इस बात पर जोर दे रहा था, और आंध्र हिंदू महासभा जो संगठन था यह भारत के साथ एकीकरण की मांग कर रहा था। और इसके फलस्वरूप हैदराबाद में भयंकर दंगे हुए। रजाकार संगठन और निजाम की सेना ने मिलकर भयंकर नरसंहार किया। भारत सरकार निजाम के साथ समझदारी के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन निजाम मान नहीं रहा था। इसलिए भारत सरकार ने 13 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही प्रारंभ की और इस कार्यवाही का सांकेतिक नाम था ऑपरेशन पोलो। अब आपको लगेगा कि भाई ये तो पोलो तो एक खेल होता है, तो इस पुलिस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन पोलो क्यों भला? और ऑपरेशन पोलो के तहत जब भारतीय सेना यहां पहुंची, हम देख रहे हैं तो हैदराबाद में किस तरह भारतीय सेना ने प्रवेश किया है और इसका नाम ऑपरेशन पोलो, लेकिन इसका खेल से कोई लेना देना नहीं था। तो इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया क्योंकि हम जानते हैं कि हैदराबाद उस समय देश की सबसे समृद्ध रियासत थी, उसका एरिया भी बहुत बड़ा था और हैदराबाद में विश्व में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। एक ही क्षेत्र में पोलो के मैदान सबसे अधिक कहां थे? तो हैदराबाद में। इसलिए इस कार्यवाही को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। आखिरकार भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के दौरान रजाकार का खात्मा किया, कासिम रिजवी को गिरफ्तार किया और शुरू में तो उसे जेल में बंद कर दिया और फिर उसे शरण प्रदान की और उसे पाकिस्तान जाने की अनुमति भी दे दी, क्योंकि ये लोग निजाम और कासिम रिजवी ये पाकिस्तान के समर्थक थे। इनकी इच्छा थी कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, तो इन्हें व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी गई। निजाम ने भी सरेंडर किया हैदराबाद में। इस घटना को हम हैदराबाद का सरेंडर के रूप में भी जानते हैं। हम देख रहे हैं निजाम ने किस तरह से तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने आत्मसमर्पण किया और निजाम और कासिम रिजवी यह दोनों बाद में पाकिस्तान चले गए और इस तरह से हैदराबाद की रियासत का भारत में एकीकरण हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि अंत में 17 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम ने आत्मसमर्पण किया। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। रियासत की प्रजा का यह संग्राम सफल हुआ और इस संग्राम में आर्य समाज का विशेष योगदान रहा। ऑपरेशन पोलो, जिसने भारत के इतिहास में सरदार को लौह पुरुष बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आज हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही प्रबल इच्छा शक्ति, प्रबल प्रयासों से यह संभव हुआ कि सभी रियासतें भारत में विलीन हुई और भारत एक अखंड शक्तिमान राष्ट्र बना। विश्व के इतिहास में जब भी कभी भारत की एकता का इतिहास लिखा जाएगा, कहीं भी भारत के एकता के इतिहास के बारे में बातें होंगी, तो उसमें स्वर्णिम अक्षरों में जो सबसे पहला नाम आएगा वह सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष का। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण पर मंथन किया, गहराई से मंथन किया और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। यह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित हमारी श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। और आपको कभी हैदराबाद यहाँ जाने का अवसर मिले, मराठवाड़ा का अवश्य जाइए
और इस संग्राम में भारत की स्वामी एकता के रामानंद तीर्थ, बाबा साहेब सबसे परांजपे, प्रबल प्रतीक गोविंद भाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, सरदार वल्लभ आशा भाई ताई पटेल जी वाघमारे के चरणों में आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान सादर दिया। नमन जरूर समर्पित हमने करें। इसके पहले भारत के मानचित्र में देखा था कि हैदराबाद रियासत जो थी वह बहुत दूर दूर तक फैली थी, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और महाराष्ट्र का मराठवाड़ा विभाग भी हैदराबाद की रियासत में ही आता था। तो जब हैदराबाद मुक्ति संग्राम चल रहा था उसी समय मराठवाड़ा के लोगों ने भी मराठवाड़ा परिषद की स्थापना की थी। वे भी नहीं चाहते थे निजाम के साथ स्वतंत्र देश बनाना या पाकिस्तान में विलीन होना। तो इस तरह से वहां के लोग भी अपने भारत में भारत को अपनी सहमति देने के लिए उत्सुक थे, भारत के साथ रहना चाहते थे और इसलिए वहां पर वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया। और वंदे मातरम आंदोलन द्वारा विद्यार्थी हैदराबाद मुक्ति संग्राम में सहभागी हुए, उसके साथ साथ मराठवाड़ा की मुक्ति तो जुड़ी ही हुई थी। मराठवाड़ा के गांव गांव में यह आंदोलन फैल गया, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हुए और अंततः यह आंदोलन सफल हुआ। इनके अलावा, इन विद्यार्थियों के अलावा हैदराबाद मुक्ति संग्राम में वेद प्रकाश जी, श्यामलाल जी, गोविंद पानसरे जी, बहिरजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएबुल्ला खां आदि ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और अंततः हैदराबाद मुक्त हुआ, हैदराबाद भारत में विलीन हुआ और मराठवाड़ा भी भारत में शामिल हुआ। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति संग्राम का विजय दिन है और इसी दिन को मराठवाड़ा में मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत में मराठवाड़ा का समावेश नहीं हुआ था। 1948 ईस्वी में हुए जनता के स्फूर्त संग्राम के बाद इस क्षेत्र का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत यह भारत में विलीन हुई। फरवरी 1948 ईस्वी में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। 17 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम ने आत्मसमर्पण किया। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। मराठवाड़ा भारत का हिस्सा बना। रियासत की प्रजा का यह संग्राम सफल हुआ और इस संग्राम में हम आर्य समाज के योगदान को कभी भुला नहीं सकते। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।